हेलो। जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं रवि आपका एक बार फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, मैं आपके सामने आज एक शानदार सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। जो शानदार सेशन रहेगा आपका मैथ्स पीवाईक्यू। ठीक है, मैथ्स यानी पीवाईक्यू कौन से यूपी पुलिस परीक्षा में 2018 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आप सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए मेरे साथ। आप उन 17-18 क्वेश्चन जो भी होंगे आप उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो जो भी आप उन सॉल्यूशन को करोगे, जो कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप अच्छी तैयारी में हैं, और जो स्टूडेंट उनको नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको सीखने का प्रयास करेंगे। सारे मेथड सीखेंगे, क्या क्या अप्रोचेस रह सकती हैं, कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, कितने कम समय में कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है, कितने कम टाइम में करना है, कैसे कैसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम बहुत नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए चलते हैं मेरे साथ। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना क्या है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें करना क्या है। क्वेश्चन ने एक परीक्षा में एक छात्र ने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो पहले तो ये प्रतिशत शब्द यहां पर गलत है। यहां पर क्या होगा, ये 85 का औसत प्राप्त किया। ठीक है, औसत यहां पर आप चेक कर लेना, 85 औसत प्राप्त किया, और 4 विषय में जो उसके अंक हैं वो क्रमशः इतने इतने हैं। ठीक है, तो 85 क्या है, औसत है, और कितने विषयों का, 5 का। तो मैं यहां से कुल अंक पता कर सकता हूं। मैं यहां से कुल अंक पता कर सकता हूं कि कुल अंक कितने होंगे। तो 55, 25, 5 कैरी कितना, 2, और 5 8 40 और 2 42, यानी कुल परीक्षा कितने अंकों की होगी, वो 425 अंकों की। और ये 425 अंक कितने विषय के हैं, ये 5 विषय के, जिनमें से आपको 4 विषय के अंक क्लियरली यहाँ पे दे रखे हैं। अगर इन 5 विषय के अंकों में से आप 4 विषय के अंक घटा देंगे तो जो 5वां विषय उसने पूछा है कि 5वें विषय में अर्जित अंक बताइए, तो 5वें विषय का आप क्लियरली बता सकते हैं। तो अब हम क्या करें, 79, 81 और 88 और 94, इन चारों विषयों के अंकों को जोड़ लें। तो 9 और 1 10 और 8 18 और 4 22, यानी 2, 7 और 2 9 और 8 17 और 8 25 और 9 34, यानी 4 विषय में जो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं वो कितने हैं, 342। इसमें से मैंने 342 घटा दिए। तो मेरे अब जो 5वें विषय में नंबर बचे वो कितने बचे, 5 में से 2 घटाओ 3 और 12 में से 4 घटाया 8, यानी जो 5वें विषय में उसने नंबर प्राप्त किए हैं वो नंबर कितने हैं, 83। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 83 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको समझ में आया होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक सी जानकारी थी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की दो वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया, एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, पहले उसकी लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि दो वस्तुएं, ठीक है, वस्तु कितनी है, दो, यानी एक ये वस्तु एक ये वस्तु। इसका सीपी मैंने कितना मान लिया, 100, और इसका भी सीपी मैंने कितना मान लिया, 100, और लागत मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित किया गया, यानी एमआरपी कितना टैग किया गया, 125। भाई 100 से 25% आप इंक्रीज करोगे तो कितना निकल के आएगा, 125। ऐसे ही इसका भी एमआरपी जो आएगा वो कितना आएगा, 125। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 100 सीपी था, 125 मैंने क्या किया, एमआरपी टैग किया। अब जो पहली वस्तु है उसको 20% के लाभ पर बेचा, इसको 20% के लाभ पर बेचा, यानी 125 का 20% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 25। 25 ऐड कर दोगे तो आपने कितने में बेचा, 150। ये क्या हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, 150 क्या है, सेलिंग प्राइस। फिर हमने क्या किया, अब दूसरी वस्तु पर वो कह रहा है कि इसको 10% की हानि पर बेचा,
तो इस वाली वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, यानी 125 का आप 10% निकालोगे तो 12.5 आएगा, और 12.5 इसमें से घटा के लिखोगे क्योंकि ये हानि पर बेचा है, हानि पर बेचा है, तो यानी इसको कितने में बेचा होगा उसने, 112.5 पर। ठीक है, अब देखो ये कहानी आपको समझ में आई। भाई 100 सीपी था, 25% अधिक अंकित किया उसने और 20% के लाभ पर बेचा, यानी फाइनली उसने कितने में बेचा, 150 में। अब वो पूछना चाह रहा है कि उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो लाभ ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा सीपी और एसपी का होना बहुत जरूरी है। तो दो वस्तुएं थी और दोनों का क्रय मूल्य कितना कितना था, 100 और 100, तो आपका टोटल सीपी कितना हुआ, 200। आपने दो वस्तुओं का जब क्रय मूल्य इधर लिखा है तो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी आपको लिखना होगा। तो 150 और 112.5, यानी ये कितना हो गया, 262.5। अब आप ऐसे समझिए, 200 रुपए की आपने कोई वस्तुएं खरीदी दो और उनको बेचा कितने में, 262.5 में, तो कितने रुपए का फायदा हुआ आपको, आपको फायदा हुआ 62.5 का। किस पर हुआ, 200 रुपए पर ही तो हुआ, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से इसको डिवाइड किया 2 पर, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी आपको जो कुल लाभ हुआ वो 31.25% का हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको गिवन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो आपके एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एग्जाम को हल्के में ना लें, प्रॉफिट एंड लॉस से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम को, पेपर को अपने को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, एकदम डट के तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन मैं यहां पे करा रहा हूं ये 2018 यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखना क्या होता है कि हमें गिवन क्या है और हमसे पूछा क्या है। तो हमें गिवन है दो छूट, अनुक्रमित का मतलब होता है क्रमागत, क्रमागत कह लीजिए या फिर आप इसको सक्सेसिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 30% की छूट, तो 30% की फ्रैक्शन आप लोगों ने परसेंटेज में पढ़ी होगी, कितनी होती है, 3/10। ऐसे ही 10% की छूट का मतलब 1/10 यानी 1/10। अब कोई चीज, आप किसी चीज का जो मूल्य था वो 10 था, फिर आपने उस पर 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो अब आप उसको कितने में बेचोगे, 7 में। ठीक है, ऐसे ही 10 से 1 रुपए की छूट देने के बाद में आप उसको कितने में बेचोगे, 9 में। ठीक है, तो यहां पर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू बनेगी 100, और इसको आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको 7 × 9 लिखिए। 7 × 9 लिखने से होगा क्या, क्योंकि ये जो वैल्यू है वहां पर एक वैल्यू का आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो फिर ये आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब एक वस्तु 945 में बेची गई, तो ये 945 है क्या, ये 945 है सेलिंग प्राइस, और यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है, 63, लेकिन 63 को मैंने 7 × 9 करके लिखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 945 के बराबर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 × 9 0, 9 पंजे 45, यानी 7 की वैल्यू कितनी है, 105, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 से भी ये डिवाइड हो जाएगा 15 बार। ठीक है, लागत मूल्य पूछा है, यानी लागत मूल्य पूछा है तो सीपी हमारा कितना है, सीपी है हमारा 100। जब 1 की वैल्यू 15 है तो आप बताइए 100 की वैल्यू कितनी होगी, 1500, तो मेरा लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 1500, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है ना, ये कहां से पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं चैप्टर भी इसलिए बताता जा रहा हूं ताकि आपको, मैं चैप्टर भी इसलिए बताता जा रहा हूं ताकि आपको रिमाइंड रहे कि हाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इससे आपके एग्जाम को बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से किस लेवल तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है,
ये कह रहा है 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूल्य पर, एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपए कम है। देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपए कम है। इस बात का मतलब क्या है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपए कम है, कि यानी जो आपका एसआई है यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 1 रुपए। और आपसे पूछा क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा है। तो जब भी क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, टाइम दे और आपसे प्रिंसिपल पूछे तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करिए तो कितना होता है 1/10। ये क्या होता है इसका न्यूमरेटर और ये क्या होता है डिनोमिनेटर, यानी ये क्या होता है हर। हर अब हर का हमें क्या करना है, जितने वर्ष हैं 2 वर्ष हैं तो स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष हैं तो क्यूब करेंगे। इससे क्या होगा, तो हम इसको मूलधन मान सकते हैं। ठीक है, तो 10 का हमने स्क्वायर किया तो हमने मूलधन को कितना मान लिया 100। ठीक है, मूलधन को हमने ये मान लिया कितना 100। अब 100 पर 2 साल के लिए हमने 2 लेग बनाई। ठीक है, यानी 2 पैर बनाए इसके। 3 साल की बात होती तो हम 3 लेग बनाते। अभी फिलहाल में कहानी 2 साल की है तो हम 2 साल पे ही बात कर रहे हैं। तो 100 का 10% यानी कितना 10। अब देखो ये क्या है, साधारण ब्याज होता तो पहले साल भी ब्याज कितना मिलता 10 रुपए, दूसरे साल भी क्या मिलता 10 रुपए। लेकिन ये बात है किसकी, ये बात है चक्रवृद्धि ब्याज की। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपको ब्याज पर ब्याज मिलता है। क्या मिलता है, ब्याज पर ब्याज। तो ये पहले साल 10 रुपए ब्याज के मिल गई। यहां पर एक लाइन आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, क्या कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, फिर दूसरी साल में क्या होगा, 100 पर 10% की ब्याज फिर मिलेगी, तो यानी 10 रुपए आपको फिर से मिल जाएंगे। लेकिन दूसरे साल से पहले क्या आपको कोई ब्याज मिली है, आपको ऐसे चेक करना है क्या इस साल से पहले आपको कोई ब्याज मिली है। जी, पहले साल भी तो आपको ब्याज के रूप में 10 रुपए मिले थे, तो इसका भी आपको 10% यानी 1 रुपया और मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, आपको ये बात समझनी है कि ये जो ऊपर वाली ये 10-10 जो लिखा है ये लाइन किसकी है और ये पूरी लाइन किसकी है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और ये क्या होता है आपका CI माइनस SI। और ये जो पूरा मैंने जो ये राउंड फिगर में इसको मैं कर रहा हूं, ये क्या होता है आपका, ये CI होता है पूरा। यानी इस पूरे में से आप इसको घटा दोगे तो क्या निकल के आएगा, CI माइनस SI। तो CI माइनस SI यहां पर हमारे अकॉर्डिंग कितना निकल के आया, 1। कितना निकल के आया, 1। जबकि क्वेश्चन भी कितना बता रहा है, 1 बता रहा है। भाई क्वेश्चन भी तो 1 ही बता रहा है। क्वेश्चन ने पूछा मूलधन, तो मूलधन जब 1 की वैल्यू 1 है और हमने माना था 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि मूलधन ज्ञात करें, तो हमने यहां पर मूलधन निकाल लिया। मूलधन कितना होगा हमारा 100 रुपए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 100 रुपए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 10% आपको रेट दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 3 साल, और यहां पर आपको प्रिंसिपल गिवन है। अब की बार क्वेश्चन ने क्या किया, प्रिंसिपल को गिवन किया और पूछा क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। यानी पूछा क्या है आपसे, CI माइनस SI। ठीक है, ये आपको निकालना है, 3 साल की बात है। तो प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल को लिख लीजिए, लिख लिया जी। 3 साल की बात है तो हमने क्या किया, इसके 3 लेग बनाई। देखो 3 साल की कहानी को बहुत आराम से समझ लेना। ठीक है, हमने इसके 3 लेग बनाए। अब रेट कितना है आपका 10%, तो 2000 पर 10% से कितना ब्याज मिलेगा पहले साल 200। भाई 2000 का 10% कितना होता है 200 होगा। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता चुका हूं, या फिर थोड़ा सा आप भी जानते होंगे अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो। ठीक है, नहीं पढ़ा तो आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। देखो 10% किसी भी चीज का 10% निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आपको गिवन है आपको 1 डेसिमल लेफ्ट करना होता है। जब भी किसी चीज का आपको 1% निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 2 डेसिमल लेफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 1 डेसिमल लेफ्ट हुए तो कितना 200। पहले साल आपको ब्याज के रूप में 200 रुपए मिले, अगली साल यानी दूसरे साल भी ब्याज के रूप में
200 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहां मिलने से पहले क्या होगा कि इससे पहले भी तो आपको ब्याज मिली है भाई, पहले साल भी ब्याज मिली है, तो इससे भी यानी इस 200 रुपए से भी आपको एक बार 10% की ब्याज और मिलेगी। तो 200 का 10% यानी फिर से एक डेसिमल लेफ्ट हुए तो कितना हो गया 20 रुपए। यहां तक ये कहानी जो हुई ये हुई हमारी 2 साल की, लेकिन हमें 3 साल पे जाना है तो 3 साल के लिए फिर से 2000 का 10%, तो तीसरे साल भी यहां पर 200 रुपए ब्याज के मिलेंगे। लेकिन इस 200 यहां से 10% 200 मिल गया हमें, इसके साथ हमें कितनी ब्याजें और मिलेंगी, तो इससे पहले कितनी ब्याज हैं, 1 2 3 ब्याज हैं, तो इन तीनों का भी 10% हमें तीसरे साल में ब्याज के रूप में मिलेगा। तो 200 का 10% निकाला हमने, 20 रुपए ये मिल गए, इस 200 का 10% निकाला 20 रुपए ये मिल गए, और इस 20 का 10% निकाला तो 2 रुपए हमें ये मिल गए, ठीक है। इस वाले तरीके से कभी भी आपका सीआई का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और सीआई में कुछ भी पूछ ले कि सीआई माइनस एसआई क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, ठीक है, दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा, वो सारी चीजों को आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये वाली लाइन मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये किसकी होती है, सिंपल इंटरेस्ट की। अब उसने बोला है साधारण ब्याज यानी सीआई माइनस एसआई निकालना है, तो मैंने बताया था इसको छोड़कर जो भी कुछ बचता है वो क्या होता है आपका सीआई माइनस एसआई। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, 20 और 20 40 और 20 60 और 2 62, यानी सीआई माइनस एसआई आपका कितना हो जाएगा 62, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 62। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, आप पूरा वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। मैं आपके सामने एक बिल्कुल बेहतरीन सेशन लेके आया हूं, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 साझेदार। साझेदार नाम सुन के ही आप समझ गए कि ये किसका है, पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो ये कह रहा 3 साझेदार कौन कौन, एक्स वाई और जेड, लाभ साझा किया इन्होंने, इन्होंने 3 साझेदार एक्स वाई और जेड ने लाभ साझा किया। ये कह रहा है यदि कुल लाभ कितना हो 3000 का, भाई टोटल प्रॉफिट कितना है 3000 का। अब देखो 3000 का जो प्रॉफिट है वो कैसे कैसे है, अभी हमें एक बात नहीं पता क्या कि इस 3000 में एक्स का लाभ कितना है, वाई का लाभ कितना है और जेड का लाभ कितना है। तो हम कैसे करेंगे, यहां पर क्वेश्चन ने कंडीशन लगाई है कि एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है। यदि मैं जेड को ए मान लूं तो ये कितना होगा भैया, इससे 400 रुपए कम, यानी ए माइनस के 400। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है, यानी इस वाले वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है, तो इससे 200 रुपए कम किसको मिल रहा है बताओ, वाई को। और ये क्या है, इन सब का कुल प्रॉफिट है या नहीं, भाई इन सब का कुल प्रॉफिट है, तो मैंने कुल प्रॉफिट को कुल प्रॉफिट के बराबर रख दिया। अब यहां से आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा, 3a माइनस के 600, और ये किसके बराबर है 3600 के। अब क्या होगा कि आप 600 को इधर लेके गए, आप 600 को इधर लेके जाओगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, नहीं गलत हो गया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई शायद, कुछ 400 रुपए कम है, ठीक है, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, ठीक है, और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है, ठीक है, 3a, और ये कितना आपका, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 3600 नहीं है, ये यहां पर कितना है 3000 है, ये 3600 मैंने लिख दिया गलती से। तो ये 600 को इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो गया 3600, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1200, भाई a की वैल्यू कितनी हो गई 1200। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, x y और z तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a हमने क्या, a जो है राशि हमने किसकी मानी थी, z की, तो z कितना आ गया 1200, z कितना आ गया 1200, और y कितना आएगा, इससे 200 कम, यानी y कितना 1000, y कितना आ गया 1000, और ये इससे कितना कम था, भाई ये इससे कितना कम था 400 रुपए कम था x, तो ये कितना आ गया इसका 800। और इनका भी क्या पूछा है, ये इनके आगे लाभ के हिस्से, तो क्वेश्चन ने बोला है एक्स वाई जेड के लाभ का साझा करने का अनुपात बताएं। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है, एक्स वाई
और जेड का। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो तीनों के कट गए। अब यहां से तीनों में से क्या कॉमन है बताइए, तीनों में से 2 कॉमन है, तो 2 को हमने बाहर कर दिया, तो ये कितना हुआ 4, 2 से काटोगे 5 और 2 से काटोगे तो कितना 6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 4:5:6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पूरा मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, आप भी साथ के साथ इन क्वेश्चनों को करते जाइए। एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। इस क्वेश्चन को समझिए। एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, तो देखिए उस परिवार में जो परिवार है वहां पर माता पिता हैं और 3 बच्चे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं वहां पर 5 हैं कुल। भाई माता पिता और 3 बच्चे, ये कह रहा है यदि माता पिता की औसत आयु कितनी है 36, यानी माता और पिता लोग कितने हैं 2 और उनकी एवरेज एज कितनी है 36, तो उनकी एज का टोटल कितना होगा भैया 36 एवरेज है कितने लोगों का 2 लोगों का, तो आयु का टोटल कितना होगा 72। फिर कह रहा है बच्चों की औसत आयु कितनी है 10 वर्ष, बच्चों की औसत आयु कितनी है 10 वर्ष और बच्चे कितने थे बताओ 3, तो इनकी आयु का टोटल कितना होगा 30। अब ये पूरे परिवार की आयु का क्या निकाल सकते हैं हम, कुल योग निकाल सकते हैं, तो पूरे परिवार की कुल आयु कितनी हो जाएगी 102। तो उसने पूछा है तो परिवार की औसत आयु क्या होगी, तो परिवार की औसत आयु क्या होगी, तो परिवार की कुल आयु कितनी है 102 और 102 ये कितने लोगों की है 5 लोगों की, तो यहां से आप पूरे परिवार की औसत उम्र निकाल सकते हो, डिवाइड कर दीजिए 5 दूनी 10। ठीक है, 2 में नहीं हो जाएगा भाग तो क्या 0। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट लगा लो कितना बन गया है 20, तो 5 चौके 20, यानी पूरे परिवार की जो औसत उम्र है वो कितनी है आपकी 20.4, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को कैसे कैसे हुआ ये। ठीक है भाई, क्या दिया था हमें, दिया था माता और पिता इनकी एवरेज उम्र 2 लोगों की है, तो आयु का योग कितना है 72, 3 बच्चे हैं और उनकी उम्र का योग उनकी उम्र का औसत कितना है 10, तो इन सभी का टोटल 102, टोटल लोग हैं कितने 5, 5 से डिवाइड किया तो मेरा राइट आंसर कितना आ गया 20.4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई, 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहां पर लास्ट में एक लाइन दी है कि यदि इस लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं हुई हो, क्या आप ये बात नहीं जानते, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं हुई हो, तो लाभ या हानि ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, किस कंडीशन में हो सकता है कि मैं जितने का लूं उतने का ही बेच दूं। ठीक है, जैसे मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और मैंने बेची कितने में 100 रुपए में, तो इस कंडीशन में ना तो मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ और ना ही मुझे कुछ लॉस हुआ। तो इस बात को आपको यहां पे विशेष रूप से ध्यान रखना है। 18 वस्तुएं, वस्तुएं कितनी है 18, जब 18 वस्तुएं बेच रहा है तो खरीदी भी कितनी होंगी उसने 18 ही तो खरीदी होंगी। 18 वस्तुएं, ये कह रहा 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई, तो 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई, यानी कि कुल योग उनका कितना रहा होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 पंजे 90, 18 का 18 और 9 कितने 27, यानी कुल कितने 270 में। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी, यानी वस्तु कितनी है 12 और एक वस्तु की लागत कीमत कितनी है 16, तो 12 वस्तुओं की आप यहां से निकाल सकते हैं, तो कितनी हो जाएगी 12 × 16 यानी 192। 12 वस्तुओं की लागत कीमत कितनी होगी 192। अब आप यहां पे ऐसे समझिए, ये लागत है यहां पे लिख दूं मैं, ये क्या है सेलिंग प्राइस और ये क्या है सीपी आपका। ठीक है, ये लागत का मतलब सीपी और बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस। अब क्या हुआ 18 वस्तुएं 270 में बेची जा रही हैं और 12 वस्तुएं कितने में खरीदी गई थी 192 में, तो बची हुई जो 6 वस्तु हैं, बची हुई 6 वस्तुएं आप उनका सीपी निकाल सकते हैं या नहीं। भाई बची हुई 6 वस्तुओं का सीपी क्या होगा, अगर आप इसमें से इसको घटा देंगे तो 10 में से 2 गया तो 8, यहां पर कितना बचा 16, 16 में से 9 गया तो 7, बची हुई 6 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 78। अब क्वेश्चन ने बोला है प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें, प्रत्येक का मतलब एक वस्तु का, तो 6 वस्तु का जब 78 है तो एक वस्तु का बताइए, एक वस्तु का कितना होगा
6 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 13 रुपए। ठीक है भाई, 6 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 78, तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 13 रुपए। 13 रुपए कहां पर है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका 13 रुपए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 13 रुपए आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बेहतरीन था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन था। आप लोगों को इसका सॉल्यूशन, बहुत प्यारा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क। कौन सा चैप्टर है आपका, टाइम एंड वर्क। यहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए देखते हैं इसका भी एक प्यारा सा सॉल्यूशन कि ए 8 दिनों में एक काम को कर सकता है। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है, जबकि बी उसे कितने दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सी वह काम, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि सी वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर का मतलब क्या होगा कि ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है और सी भी मौजूद है। तो तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 3 दिन में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ए 8 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और तीनों लोग मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि जो व्यक्ति काम को खत्म करने में ज्यादा दिन ले रहा है इसका मतलब उसकी कार्य क्षमता कम है। कार्य क्षमता क्या होती है सर, कार्य क्षमता होती है किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया जाने वाला कार्य उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें कुल कार्य पता होना चाहिए कि कुल कार्य है कितना, एक्चुअल में हमें काम कितना करना है। तो जो कुल काम निकालते हैं हम वो 8 12 3, यानी इन तीनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 12 3 का एलसीएम कितना हुआ 24, और ये 24 ही मेरे साथियों क्या है, ये कुल कार्य है। 24 ही क्या है, ये कुल कार्य है। अब कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, जैसे मानो 24 काम टोटल था करने को और ए ने कितने दिन में खत्म किया, 8 दिन में, तो ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा। तो जब ये 8 दिन में खत्म कर रहा है, काम टोटल 24 है, तो इसने एक दिन में कितना काम किया होगा 3, और ये 3 ही ए की क्या है, ये 3 ही ए की क्या है, कार्य क्षमता। ऐसे ही बी ने 12 दिन में खत्म किया है 24 काम, तो इसने एक दिन में काम कितना खत्म किया होगा 2, और इन तीनों ने मिलकर 3 दिन में किया है, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है 8। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है सी का, तो आप एक बात बताइए, ए की कार्य क्षमता आपको पता है, बी की कार्य क्षमता आपको पता है, सी का पूछना है। तो ए की हमने यहां पर रख दी 3, बी की कितनी रख दी हमने 2, और इन तीनों की मिलाकर कितनी है, इन तीनों की कार्य क्षमता मिलाकर कितनी है 8। तो इन दोनों की कितनी हुई 3 और 2 5, तो सी की कितनी हो जाएगी, अपने आप 3 हो जाएगी। भाई सी की कितनी हो जाएगी 3। अब सी अकेला इस 24 काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, तो 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 8 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बता दिया, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। किससे है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस। मैं यहां पर सिर्फ, मेरा बताने का मतलब यही है यहां पर इसको, कि आपको यह समझ में आए कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किन किन चैप्टरों से पूछे गए हैं। ये कह रहा है यात्रा पर गया एक आदमी, यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा तय करता है। यात्रा की औसत गति क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि यात्रा की औसत गति क्या होती है। ठीक है ना, औसत गति क्या होती है, औसत गति होती है कि जितनी आपने दूरी तय की और उस दूरी को तय करने में लगने वाला समय। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि औसत गति, औसत गति ये फॉर्मूला कह लीजिए आप इसको। औसत गति क्या होती है कि कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, आप इससे बिना कुछ किए ही डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कुल तय की गई दूरी बट्टे कुल लगा समय। ठीक है, अब देखो इसने 120 किलोमीटर की दूरी तय की,
ठीक है, आप जानते हो, और 60 किलोमीटर क्या है, इसकी स्पीड है। तो समय का फॉर्मूला जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपको दी है 120 किलोमीटर, चाल कितनी है आपकी 60। तो बताओ आपने इसको कितने घंटे में कवर किया होगा, 2 घंटे में कवर किया होगा। समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है कि अगले 120 किलोमीटर, यानी अगले जो 120 किलोमीटर है उसको कितने से किया गया, 80 से। भाई स्पीड कितनी है, 80। तो हमने क्या किया, समय का फॉर्मूला लगाया। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी 120 और स्पीड कितनी 80। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 40 दूनी 80 और 40 दिया 120, 3/2। ठीक है ना, 3/2 समय लगने का मतलब कितना है, 1.5 घंटा। ठीक है, तो अब आप यहां से समझेंगे भैया 120 किलोमीटर यहां तय किया था, 120 किलोमीटर यहां तय किया था, बस औसत गति में क्या होता है, यही अंतर होता है। तो 120 ये और 120 ये, तो कुल दूरी कितनी हुई आपकी 240। इस 240 दूरी को तय करने में कुल लगा समय कितना है आपका, 2 घंटे यहां लगे थे और 1.5 घंटा ये लगा है। तो कुल घंटे कितने, 3.5 घंटे। अब इसको 3.5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना हो गया, 2400। 5 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो 5 से कर लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो, यानी 480/7। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 7 छिंग 42, कितने बचे 6, 7 अट्ठे 56, 68 पॉइंट कुछ आपका आंसर होगा। अब देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने कितने ऑप्शन है, 4, और 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 68.57 के करीब है, बाकी सभी बहुत दूर दूर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा और इस क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है आपके एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से ही। ठीक है, तो मैंने बताया था ना आपको कि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन टीएसडी से बनना लगभग तय है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल ही चुके हैं। 2 कारों की गति का अनुपात, ये 2 कार हैं, कार 1 और ये आपकी कार 2, और इनकी स्पीड है, इनकी स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो 10:11 दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो आप अपने कॉमन सेंस का यूज करिए कि 500 किलोमीटर को तय करने में 10 घंटे लग रहे हैं, तो उस पहली कार की स्पीड क्या रही होगी। ठीक है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी 500, समय कितना 10 घंटे, तो यहां से इसको डिवाइड करोगे तो स्पीड आ जाएगी आपकी 50 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर घंटा। ये किसकी आई है, ये पहली कार की आई है, जबकि पहली कार की स्पीड का रेशियो है कितना 10। तो ये 50 किसकी वैल्यू है 10 की, तो एक किसकी वैल्यू, एक की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। भाई 10 से इसको डिवाइड कर दिया हमने। क्वेश्चन ने पूछा है दूसरी कार की गति क्या है, तो दूसरी कार की गति का रेशियो कितना 11। एक की वैल्यू जब 5 है तो 11 का मुझे निकालना है, एक जब 5 के बराबर है तो 11 किसके बराबर होगा, 55 के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 55 किलोमीटर पर घंटा दूसरी कार की स्पीड आप लोगों के सामने आ चुकी है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। ये और इससे ये पिछला वाला क्वेश्चन, तो समझ लीजिए अगर टीएसडी के 2 क्वेश्चन आते हैं तो आपका 1 नंबर बिल्कुल तय है, पक्का हो चुका है आपका 1 नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से। ठीक है ना, नंबर सिस्टम से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, यानी अल्टीमेट क्वेश्चन कहूंगा इसको। ये कह रहा है 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग को। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1000। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं, लेकिन वो संख्या एग्जैक्ट होनी चाहिए और 6 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये 6 से कटने वाली तो है नहीं सबसे छोटी। तो मैं चेक करूंगा कौन सी संख्या होगी, तो 6 से इसको डिवाइड करूं, 6 एकन 6, कितने बचे 4, 6 छिंग 36, कितने बचे 4, 6 छिंग 36, यानी मेरा जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा 4।
अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता तो 4 रिमाइंडर बचता। अगर कितना और जोड़ दूं कि एक बार पूरा पूरा भाग चला जाए, तो आप कहोगे सर इसमें 2 और जोड़ देते ना, तो इस वाले नंबर में पूरा पूरा भाग चला जाता। यानी इसमें ये नंबर क्या है, 2 नंबर कम है। इसका मतलब वो संख्या कौन सी रही होगी, 1002। 4 अंकों की सबसे छोटी वो संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। पहली लाइन का मतलब ये था। ऐसे ही हम दूसरी लाइन को निकालेंगे, कैसे, सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या किससे, 11 से विभाजित होने वाली। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है बताओ आपकी, 10,000। इसको 11 से डिवाइड किया तो 11 उन्नी 99, कितने बचे, एक, न जाने का 0, फिर 11 उन्नी 99, यानी 909। 909 बार तो ये पूरा चला गया। रिमाइंडर कितना बचा आपका, देखो रिमाइंडर आपको समझना होगा, एक बचा है। ये रिमाइंडर एक क्यों बचा है, या तो आप इसमें से एक कम कर दोगे तो फिर ये 4 अंक पे आ जाएगी, लेकिन हमें कहां पे बतानी है, 5 अंक पे। इसका मतलब अगर 10 और होते तो 11 से एक बार पूरा पूरा भाग चला जाता। इसमें कितने की कमी है कि ये 11 से पूरा विभाजित हो जाए, तो इसमें 100, यानी ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इन 5 अंकों वाली इनकी संख्याओं के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करें। तो देखो इसके अंकों का योग कितना है बताओ, 2 और 1 3, और इस संख्या के अंकों का योग कितना है, 2। तो यानी आपको इन दोनों का क्या बताना था, मल्टीप्लाई। तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी राइट आंसर कितना है आप लोगों का, 6। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे, और बेहतरीन क्वेश्चन है ये, किसका, नंबर सिस्टम से पूछा गया। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये। तो बताइए कमेंट करके, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को। हम्म, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या। तो भैया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दी हमने, 1 2 3 4 5। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर, ये भी नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 99,999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000, और उसने पूछा है इनका सिर्फ अंतर। तो सिर्फ घटा दीजिए, यानी 9 9 9, और 9 में से गया तो 8 9, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, 98,999। 98,999, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन कि किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। ठीक है, कोई क्लास है, वहां पे बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक बांटे गए। कैसे बांटे गए हैं, समान रूप से। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहां पे देख लूं चिल्ड्रन, यानी बच्चे कितने हैं, और नोटबुक का क्या मैटर है। तो मैंने बच्चों, ये कह रहा है ना कि नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी, तो यानी चिल्ड्रन को मैंने मान लिया 8x, तो नोटबुक कितनी है, x। तो टोटल क्या होगा भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितनी नोटबुक चाहिए, 8x²। फिर कह रहा है कि यदि बच्चों की संख्या आधी होती, अब यानी बच्चे कितने होने थे, आधे, तो 8x का आधा किया तो यानी कितना, 4x। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी नोटबुक मिलती है, 16, यानी अब टोटल कितनी होनी चाहिए, 16 चौके 64x होनी चाहिए। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी या नहीं होंगी बताइए। इसका कंपैरिजन मैं इससे कर सकता हूं, तो x से ये स्क्वायर खत्म, 8 से ये कितने पर चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 8 आ जाएगी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है टोटल नंबर ऑफ नोटबुक जो बांटी गई, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक जो बांटी गई। तो आप कहीं पे भी इसको रख दीजिए। ठीक है, तो यहां पर रख दीजिए, क्योंकि यहां से करना आसान होगा। 8x³ बन जाएगा, ये 8x³ बन जाएगा। तो ये क्या होगा, 8 इंटू x³ नहीं बनेगा, सॉरी x² बनेगा ना, क्योंकि x और x हैं, तो 8x²। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 8 का क्यूब कितना होता है, आप सभी लोग जानते हो, 512। यानी कुल नोटबुक जो बांटी गई हैं स्टूडेंटों के बीच में वो कितनी है, 512। यानी ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका
देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं है। किसी भी चैप्टर का आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो पेपर में हाइप क्रिएट नहीं करनी, आराम से पेपर करना है, आराम से तैयारी करनी है। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। एक्स के पास बैंक खाते में, देखो एक्स है कोई व्यक्ति, उसके जो बैंक खाते में रुपए हैं फिलहाल हमें वो कितने हैं 100.82 रुपए। उसने 74.35 रुपए जमा करने, यानी उसने कितने किए 74.35 रुपए उसने जमा कर दिए। तो अब बैंक में कितने रुपए हो गए भैया, जोड़ दो, 5 और 2 7, 8 और 3 11, 4 और 1 5, ये कितने 7। यानी अब उसके बैंक में जो बैंक अकाउंट में पैसे बने वो कितने बने 175.17 रुपए। फिर इसने क्या किया, फिर इसने किया कि 50.17 रुपए निकाल लिए, यानी ये जो रुपए थे इनमें से इसने डेबिट कितने कर लिए 50.17, ठीक है। तो ये कितना 0, ये कितना 0 और ये कितना 125, ठीक है 125। अब क्या होगा, अब इसके बैंक में कितने पैसे बचे हैं 125, और ये कह रहा है कि बैलेंस के साथ 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। भैया उसके पास रुपए कितने हैं 125 और एक चॉकलेट कितने की है 5 की, तो 125 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीद सकता है वो, तो वो 25 चॉकलेट खरीद सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी वो आपसे घुमा के पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, पूरा क्वेश्चन समझ के पढ़ के उसकी लैंग्वेज को इजीली वे में आप इसको कर सकते हो। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20, 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है। ये क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो 12, 20 और 24 के द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है। तो देखो एक तो तरीका यह है कि आप 12, 20 और 24 का एलसीएम लो और उसमें 8 जोड़ दो। दूसरा तरीका जो हमारा तरीका है वो क्या है कि आपको 12, 20 और 24 इनमें से किसी एक का भी आप डिविजिबिलिटी रूल से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो मैंने 12 को चेक किया क्योंकि ये 3 इंटू 4 बनता है, तो मैंने 3 का रूल लगाया। 3 का रूल क्यों लगाया, क्योंकि 3 से लगना थोड़ा आसान है। यानी आपका आंसर वो होगा जो 12 से संख्या कट रही है वो 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। तो 3 से विभाजित होने के बाद में लेकिन रिमाइंडर 8 नहीं आएगा, तो रिमाइंडर यानी इस रिमाइंडर को भी 3 से भाग कर लो, तो रिमाइंडर आपका कितना बचना चाहिए 2। किससे, जब आप 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। एक तरीका मैंने ये बता दिया, दूसरा तरीका 8 और 1 9 और 1 10, 3 से भाग करोगे 1 बचेगा, 2 नहीं बच रहा। 8 और 2 10 और 1 11, जी 11 को 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचता है, ये सही हो सकता है। 8 और 6 14 और 1 15, ये तो पूरा 3 से विभाजित है, ये नहीं होगा। 8 और 2 कितने 10, 10 का मतलब रिमाइंडर आपका 3 से भाग करने पर 1 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। देखो बिना एलसीएम लिए बिना कुछ किए हमने डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लिया, यानी ऑप्शन नंबर बी 128 आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ये इसका बेस्ट मेथड था, ठीक है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो बस आज के इस पूरी क्लास में, पूरे सेशन में ये हमने क्या किया है, जो 2018 में, जो 2018 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का हमने अपने तरीके से एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं फिर और किसी नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ें, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।